Welcome to my channel. In the last class, we have discussed about industrial application of robots, World Robotic Report, and medical service robots. Today we are going to discuss robot in domestic sector, robot in agriculture sector, and robot in disaster management. पिछली क्लास की तरह ये वाली क्लास भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आइए हम स्टार्ट करते हैं. रोबोट इन होम एप्लीकेशन. रोबोट इन होम एप्लीकेशन. ठीक है, तो डोमेस्टिक सेक्टर में भी अभी रोबोट आने लगे हैं. ये मेनली घर की साफ सफाई करना, घर का काम करवाना, खाना निकालना. पिक एंड प्लेस रोबोट कुछ आते हैं जो इधर से सामान उठा के उधर रख देना. पिक एंड प्लेस रोबोट उनको बोलते हैं. और कुछ इंटरटेनमेंट के लिए भी आते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था रोबोडॉग. क्या नाम था उसका? क्या नाम था? आईगो. और रोबोकैट, उसका क्या नाम था? टामा. इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो ये सारे डोमेस्टिक सेक्टर में यूज होने वाले रोबोट हैं, घरेलू सेक्टर में यूज होते हैं. ठीक है, तो आप इनके बारे में ज़रा नोट करिए. आज लिखने वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है, तो एप्लीकेशन में थोड़ा हमें ज़्यादा लिखना होता है. तो आप हेडिंग डाल लीजिए, रोबोट्स इन होम एप्लीकेशन. पहला है सर्विस या हेल्पर रोबोट. सर्विस हेल्पर रोबोट. इसमें मेनली कुछ रोबोट होते हैं जो पिक एंड प्लेस रोबोट. घर में इधर से सामान उठाया उधर रख दिया, खाना यहाँ से उठाया टेबल पे रख दिया. राइट, तो ये पिक एंड प्लेस रोबोट आते हैं. उसके बाद फिर हाउस क्लीनिंग रोबोट आने लगे हैं. हाउस क्लीनिंग रोबोट. ये MI कंपनी ने बनाया है. आई रोबोट नाम है इसका. आई रोबोट MI कंपनी ने बनाया है. इसका क्या काम है? ये साफ सफाई करता है, घर में साफ सफाई करने का काम करता है. तो जैसे आप ऑफिस चले जाते हैं तो उस टाइम घर की साफ सफाई भी करनी होती है, झाड़ू पोछा भी करना होता है. तो ये रोबोट अपने आप इसमें टाइमिंग सेट करनी होती है कि इतने बजे से सफाई करना स्टार्ट करेगा. तो जब नया लेते हैं तो इंजीनियर आते हैं और इस रोबोट को आपके घर की जो भी डायमेंशन है उसके हिसाब से इसकी सेटिंग कर देते हैं कि इतने स्टेप बाद यहाँ पे टर्न है, इतने स्टेप बाद यहाँ पे मतलब ढाल है. ये सारा सेटअप उसके अंदर डाल देते हैं. तो ये क्या करता है? ये साफ सफाई का काम करता है. तो इसका एक तरफ से पहले झाड़ू लगाना इसने स्टार्ट किया. इसमें एक गार्बेज बिन भी होता है. तो जैसे ही इसका गार्बेज बिन फुल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया, तो गार्बेज बिन फुल हो जाता है, तो ये जाएगा, एक बड़ा सा डस्टबिन बाहर रखा होगा, उसमें सारा कचरा डाल के वापस आ जाएगा. फिर वहीं से फिर से दोबारा से झाड़ू से साफ करना स्टार्ट करेगा. इसमें झाड़ू भी लगा होता है. राइट, और इसके बाद जब ये पोंछा लगाता है तो एक तरफ से पोंछा लगाना स्टार्ट करेगा. और जैसे ही इसमें बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ये जाके ऑटोमेटिक चार्जिंग का भी ऑप्शन है, वहाँ पे जाके खड़ा हो जाएगा चार्जिंग पॉइंट पे अपने आप. और बैटरी चार्ज होने के बाद जहाँ से इसने पोंछा लगाना बंद किया था वहीं से फिर से लगाना स्टार्ट करेगा. समझ आ गया? तो ये है हाउस क्लीनिंग रोबोट. तो जैसे आप हस्बैंड और वाइफ दोनों एम्प्लॉयड हैं, तो वाइफ को तो केवल ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन बेचारा हस्बैंड जो होता है वो ड्यूटी के बाद आता है, घर के काम भी करता है. तो ऐसे जगह पर बड़े बड़े शहरों में ये रोबोट हस्बैंड के लिए वरदान साबित हुआ है, क्योंकि इसने बहुत सारी मतलब मदद करता है हस्बैंड की. नहीं तो बेचारा पति पहले नौकरी भी करता था और घर का काम भी करता था. इसके बाद है
एक और हमारा है नोस, उसका नाम है नोस रोबोटिक सिस्टम। नोस रोबोटिक सिस्टम अगला रोबोट है नोस रोबोटिक सिस्टम। डेवलप्ड बाय यूफोटिक लैब्स बैंगलोर। यूफोटिक लैब्स बैंगलोर। यूफोटिक लैब बैंगलोर ने नोस रोबोटिक सिस्टम डेवलप किया है। ये क्या काम करता है? ये खाना निकालने का काम करता है। इट कैन कुक डिशेस इन द किचन, खाना पकाने का भी काम करता है। क्या करता है? खाना पकाने का काम करता है। इट कैन कुक डिशेस इन द किचन, ये नोस रोबोटिक सिस्टम, राइट। ये हाउस क्लीन रोबोट ऊपर वाला था, ये नोस रोबोटिक सिस्टम है। इट कैन कुक द डिशेस इन द किचन, ये आपको समझ आ रहा होगा। तो ये सारे सर्विस हेल्पर रोबोट में आते हैं। अगला है हमारा टॉय रोबोट्स या कंपेनियन रोबोट्स। ये टॉय रोबोट्स या कंपेनियन रोबोट्स ये क्या होते हैं? तो आइए आपको बताते हैं। ये सर्विस रोबोट नोट कर लिया। तो हमने बताया था पहले रोबोडॉग, रोबोडॉग एक बताया था रोबोकैट। इनके बारे में पहले ही बता चुके हैं, तो हम यहाँ पे दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रोबोडॉग इसका क्या नाम था? आइनो। रोबोकैट का नाम था टामा। आइनो का क्या काम था? ये डॉग की तरह दिखता था और ये अपरिचितों पर भौंकता था। साथ ही इसमें कुछ इसका मोबाइल पे एक्सेस भी हमें मिल जाता है। तो जैसे ही इसमें कैमरे लगे हुए हैं, कोई नया बंदा आएगा, कोई नया आदमी आएगा, तो उसको ये भौंकेगा। तो हम ऑफिस में बैठे हैं तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये मतलब कोई आया है हमारे घर में। तो ये रोबोडॉग कुत्ते की तरह होता है। इसके बाद टामा बताया था। टामा ये क्या काम, इसका क्या काम था? ये इसमें रोड सेफ्टी रूल्स डाले गए थे टामा वाले रोबोट में। तो ये बूढ़े लोगों के साथ में टहलने का काम करता था। और साथ ही इसमें 15 फ्रेजेस भी डाल दिए गए हैं। 15 के आसपास फ्रेजेस पड़े हैं जो बात भी कर सकता है। तो ये टॉय रोबोट भी है, मतलब थोड़ा बहुत इंटरटेन भी कर सकता है, खेलने के साथ में खेलने का, बात भी कर सकता है। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो एल्डरली पॉपुलेशन होती है उनसे बातचीत करने के लिए कोई होता नहीं है। तो ऐसे ही रोबोट, जैसे जापान में इसका सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। जापान में लोग रोबोट से बात करते हैं, है ना। तो ये है हमारा कंपेनियन रोबोट, ये टॉय रोबोट। नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए, तो ये हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में मेनली रोबोट हो गया। अब इश्यूज एंड कंसर्न्स के बारे में बताएंगे। इश्यूज एंड कंसर्न्स। इश्यूज एंड कंसर्न्स में जब डोमेस्टिक सेक्टर में हमारे रोबोट यूज होने लगेंगे तो क्या क्या इश्यूज आएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। एक साइंस फिक्शन में पढ़ रहा था, उसमें देखा मैंने कि उसमें लिखा हुआ था एक रोबोटिक इंजीनियर था, उसने अपनी लड़की के साथ खेलने के लिए एक रोबोट बनाया। वो रोबोट लड़की के साथ खेलता था और लड़की भी उसके साथ खेलती थी। लड़की जो उसको कमांड देती वो उसको फॉलो करता था। लड़की बोली स्टैंड अप, रोबोट खड़ा हो गया। लड़की ने बाल फेंका, बोला पिक द बाल, वो बाल उठा के ले आया, लड़की को फिर से दे दिया। तो वो लड़की के सारे कहने मानता था, जो भी लड़की कहती थी वो सारा मानता था, वो उसके साथ खेलता था। जब लड़की थोड़ा बड़ी हुई, स्कूल गई, तो एक दिन उसके स्कूल से फ़ोन आया कि ये लड़की जो है इसमें थोड़ा अलग बिहेवियर ये शो कर रही है, ये लड़की थोड़ा अलग बिहेवियर शो कर रही है। तो उसके मम्मी पापा वहाँ गए, देखा उन्होंने,
तो उसके बिहेवियर में थोड़ा सा डिफरेंस था। जो अपने साथ के बैठने वाले बच्चे थे, अगर उनसे बोले स्टैंड अप, तब तो खुश, अगर कोई खड़ा हो जाए तब तो वो खुश हो जाती थी, अगर ना खड़ा हो, उसका कहना ना माने, तब वो डांटने लगती थी, क्योंकि रोबोट तो उसका सारा कहना मानता था। तो उसके दिमाग में वही सारा साइकोलॉजिकल सेटअप बन चुका था कि जो हमारा कहना माने वो अच्छा है, जो ना माने वो बेकार है। तो रोबोट तो जो कमांड दो वो मानेगा। तो मतलब साइकोलॉजिकल चेंज आने लगा। तो अगर जब आगे वही लड़की बड़ी होती और एक तरफ आग लगी है, एक तरफ रोबोट को बचाना हुआ और एक तरफ आदमी को बचाना हुआ, दोनों में से अगर किसी एक को बचाना हुआ तो किसको बचाएगी? वो पहले रोबोट को बचाएगी, राइट। और क्या पता आगे वो शादी करने का नंबर आए तो किससे शादी करेगी? रोबोट से शादी करेगी। क्यों? क्योंकि रोबोट तो उसका सारा कहना मानता है, आदमी नहीं मान रहा है ना। आदमी अपना दिमाग भी लगा रहा है, आदमी को जो अच्छा लगता है वो मानता है, जो नहीं अच्छा लगता वो नहीं मानता। तो ये सारे मतलब एक तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो हम आइए आपको लिखवाते हैं, है ना। आप नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि स्किन भी बनाई जाने लगी है आजकल। जब डोमेस्टिक सेक्टर में रोबोट आएंगे तो स्किन भी बनाई जाने लगी है केमिकल्स का यूज़ करके, हेयर ट्रांसप्लांट करके उनके बाल भी लगाए जाने लगे हैं। मतलब देखने में बिल्कुल मेल या फीमेल टाइप रोबोट बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो रोबोटिक प्रोस्टिट्यूशन भी एक इशू आ सकता है, रोबोटिक पोर्नोग्राफी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप नोट करिए ये सारी चीज़ें इश्यूज एंड कंसर्न्स में। ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन में लीड टू इमोशनल बॉन्डिंग। ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन में लीड टू इमोशनल बॉन्डिंग with robot, and it can bring some psychological and behavioral changes. It can bring some psychological and behavioral changes. Behavioral changes in people, especially in kids and in elderly person, especially in kids and in elderly person। क्यों? क्योंकि ये जो रोबोट आएंगे कंपेनियन रोबोट, इनसे मेनली कौन काम करेगा? इनके साथ तो मेनली किड्स रहेगा या फिर एल्डरली पॉपुलेशन रहेगी, क्योंकि जो यूथ है वो तो काम करने जाएगा, वो तो अपने काम पे रहेगा, राइट। एंड दे में कंसीडर, उसके आगे लिखिए एल्डरली पर्सन के बाद लिखिए, एंड दे में कंसीडर रोबोट्स आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग। एंड दे में कंसीडर दैट रोबोट्स आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन रोबोट को एग्जिस्टेंस and development of humanoid robots. Human robot coexistence and development of humanoid robots can lead to human robot intimacy. Such human-like robots can be misused in robotic pornography. क्योंकि स्किन भी बनाई जाने लगी है, सिलिकॉन का यूज करके स्किन बनाई जाने लगी है, हेयर ट्रांसप्लांट करके बाल बनाए जाने लगे हैं। तो देखने में बिल्कुल आदमी के जैसे रोबोट ऑलरेडी मार्केट में आने लगे हैं, और आगे आने वाले फ्यूचर में जैसे जैसे रोबोटिक डिस्कवरीज आगे बढ़ेंगी तो और भी अच्छे रोबोट्स आने लगेंगे, राइट। तो रोबोटिक पोर्नोग्राफी एंड रोबोटिक प्रोस्टिट्यूशन विच इज हाईली कंट्रोवर्शियल। तो ये जो रोबोटिक प्रोस्टिट्यूशन है, रोबोटिक पोर्नोग्राफी, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, राइट। क्योंकि ये नेचर के साथ खिलवाड़ है ना, तो नेचर के साथ खिलवाड़ करना तो कंट्रोवर्शियल तो होता ही है।
आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग रोबोट्स इन हाउसहोल्ड्स, यूजिंग रोबोट इन हाउसहोल्ड्स may be opening the door, may be opening the door for cyber attack and data breach, for cyber attack and data breach. राइट, तो अगर बहुत सारे रोबोट्स हम अपने घर में लगा देंगे तो क्या पता, क्योंकि रोबोट इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकता है, तो डेटा ब्रीच और साइबर अटैक्स हमारे घर के अंदर हो सकते हैं। राइट, तो ये बात समझ में आ गई होगी ना। चलिए अगला, ये रोबोट इन होम एप्लीकेशन खत्म होगा। अगला है रोबोट इन डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर में अगर रोबोट यूज होंगे तो रोबोट किसको मारेंगे? रोबोट ह्यूमन काइंड को मारेंगे, ह्यूमन बीइंग को मारेंगे। तो अगर ह्यूमन बीइंग को मारेंगे तो ये अच्छा होगा नहीं। मशीन हम ऐसी नहीं बना, हमें ऐसी मशीनें नहीं बनाना चाहिए ना जो किसको मारे, जो हमारे आदमी को मारे, मतलब हमारी सभ्यता के लिए खतरा बनेगी। ठीक है, तो आप लिखिए थोड़ा। एट प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोटिक सिस्टम आर बीइंग डेवलप्ड। एट प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ robotic system are being developed by many countries which can be used in warfield, which can be used in warfield. Full stop. These robots can fight a war or these robots can fight a war and it can increase the war fighting capacity of a country, and it can increase a war fighting capacity of a country. भाई जब रोबोट से ही वार होंगे, जब रोबोटिक वार्स होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, तो वार की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बार बार युद्ध होंगे और पबजी की तरह लड़ते रहो आपस में। इससे अच्छा तो पबजी गेम खेल लो, भारत और पाकिस्तान का पबजी गेम हो जाए। तो ये जो रोबोट आएंगे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। तो डिफेंस सेक्टर में इसीलिए आगे आएगा इशूज एंड कंसर्न्स में कि रोबोट्स को डिफेंस सेक्टर में नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन अब डेवलप्ड कंट्रीज यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल लिखिए। Israel has recently launched a robotic system. Israel has recently launched a robotic system, Rex Mark II. Rex Mark II. Rex Mark II, which can secure border and destroy nearby targets. तो ये रेक्स मार्क II रोबोट क्या करता है? ये बॉर्डर को सिक्योर करता है और नियर बाई टारगेट्स, मतलब पास में जो टारगेट लगे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें बंदूक लगी हुई है, अपना सेंसर लगे हुए, सेंस करके और ऑटोमेटिक कमांड जनरेट करके फायर भी कर देता है। राइट, रेक्स मार्क II। ये गाजा पट्टी पे यूज किया गया है। गाजा पट्टी में वार हो रहा था ना, तो वहाँ इजराइल इसको यूज भी किया है। ऑटोमेटिक व्हीकल कमांड है, पेट्रोलिंग करता है और ऑटोमेटिक व्हीकल है, अपने आप कमांड जनरेट करके फायर कर देता है। राइट, नेक्स्ट, बोस्टन डायनेमिक्स एक कंपनी है जो डिफेंस वाले रोबोट्स बनाती है। कौन सी? बोस्टन डायनेमिक्स। इसने मेनली दो रोबोट बनाए हैं, रोबो चीता एटलस।
ठीक है। एक रोबो चीता है, एक एटलस है। ये रोबो चीता चीता की तरह दिखेगा, 4 पैर वाला है। और ये एटलस जो रोबोट है, एटलस रोबोट ह्यूमनॉइड रोबोट है, बाइपेडल रोबोट। दो पैर वाला है। इसकी क्या क्या खासियत है? तो चीता में फास्टेस्ट रनिंग रोबोट ऑफ द वर्ल्ड, चीता जो है फास्टेस्ट रनिंग रोबोट ऑफ द वर्ल्ड है। 28 माइल पर आवर, 28 माइल पर आवर, 45.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। कोई सोल्जर अगर किसी सोल्जर को दौड़ा दो तो इतनी तेज तो नहीं दौड़ पाएगा ना, 1 घंटे में 45 किलोमीटर। मैक्सिमम कितना दौड़ पाएगा? 10 किलोमीटर। ये कितना दौड़ेगा? 45 किलोमीटर। वो भी बैटल लोड के साथ दौड़ेगा, है ना। इसमें राइफल भी है, इसमें मारने के लिए एम्यूनिशन भी बहुत सारा रखा है। इसमें एक गन लगी है, किलिंग मशीन का काम करती है, ठीक है। ये रोबो चीता हो गया। एटलस, ये बोस्टन डायनेमिक्स ने मिलकर बनाया है। इसके साथ मिलकर बनाया है डार्पा। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डार्पा यूएसए की एजेंसी है। अभी लिखाएंगे डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डार्पा, राइट। एटलस, एटलस ये बाइपेडल रोबोट है, दिखने में आदमी के जैसा है। ये क्या कर सकता है? ये दौड़ तो सकता है, साथ में अनइवन सरफेस पे भी चल सकता है। बैलेंस इसमें बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया ना। बाइपेडल रोबोट में बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा टफ टास्क होता है, लेकिन इसमें अच्छे से एटलस वाले में ठीक ठाक बैलेंस मेंटेन किया गया है। और ये एक्रोबैटिक्स भी कर सकता है, एक्रोबैटिक्स भी कर सकता है। एक्रोबैटिक्स मतलब कलाबाजी, बैक फ्लिप, साइड फ्लिप, है ना। और ये दौड़ना वोड़ना, अनइवन सरफेस पे जंप कर सकता है, बैक फ्लिप, ये सारा एक्रोबैटिक्स इसमें ये कर सकता है, अनइवन सरफेस पे चल सकता है। ठीक है। इसमें भी गन लगी है, ये भी किलिंग मशीन है, ऑटोमेटिक कमांड जनरेट करके अपने आप फायर कर सकता है, राइट। तो ये पूरा कैपेबल सोल्जर है। ये दोनों ठीक ठाक मार सकते हैं कई लोगों को, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ, नोट करिए। बोस्टन डायनेमिक्स इन एसोसिएशन विद डार्पा, बोस्टन डायनेमिक्स इन एसोसिएशन विद डार्पा। डार्पा का फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यूएसए। डार्पा यूएसए has developed many robots which can be used in the warfield, एग्जाम्पल चीता फास्टेस्ट रनिंग रोबोट है, चीता फास्टेस्ट रनिंग रोबोट 45.5 किलोमीटर पर आवर। एटलस बाइपेडल ह्यूमन रोबोट, एटलस बाइपेडल ह्यूमन रोबोट कैन बैलेंस ऑन एनी सरफेस, ठीक है। तो ये बड़ा रोबोट है डिफेंस सेक्टर। और भी बहुत सारे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं डेवलप कंट्रीज के द्वारा। जो बड़ी बड़ी रोबोटिक कंपनीज हैं वो डिफेंस रोबोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। हमने बताया था असीमो का 0 रूल फॉलो करके। लेकिन क्या ये लीगल है? क्या ये इथिकल है? इथिकल मतलब नैतिक रूप से सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऐसी मशीनें बनवा रहे हैं जो हमारे ह्यूमन को मार रही हैं, ह्यूमन बीइंग को मार रही हैं, हमारी सभ्यता के लिए खतरा है ना। तो हम आगे इश्यूज एंड कंसर्न्स में अब लिखेंगे ये बात। इश्यूज एंड कंसर्न्स हेडिंग डाल लीजिए। डिफेंस सेक्टर में जो रोबोट यूज है उसमें क्या क्या इश्यूज एंड कंसर्न्स हैं लिखिए। रोबोट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ किलिंग मशीन इन वॉरफील्ड, रोबोट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ किलिंग मशीन इन वॉरफील्ड।
बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। पहला, इट विल बी अगेंस्ट असीमोज लॉज ऑफ रोबोटिक्स, इट विल बी अगेंस्ट असीमोज लॉज ऑफ रोबोटिक्स। हमने बताया था ना एथिकल लॉज जो है असीमो ने दिया है, वो बताया था ना आपको, लेकिन लास्ट में आपको जीरो रूल दे देना पड़ा। क्यों? क्योंकि जीरो रूल के बाद ही ये डिफेंस रोबोट बनना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, देयर विल बी नो ह्यूमन इमोशन इन्वॉल्व इन द वॉर एंड, there will be no human emotion involved in the war and the frequency of war will be increased, the frequency of war will be increased. That will also be lead to depletion of national property public economy, that will also be lead to डिप्लीशन ऑफ नेशनल प्रॉपर्टी पब्लिक इकोनॉमी। भाई जब इतने सारे वार होंगे बार बार तो नेशनल इकोनॉमी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, नेशनल प्रॉपर्टी का भी लॉस होगा, है ना, और वार की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। जब ह्यूमन इमोशन ही नहीं इन्वॉल्व है, मशीनें ही मर रही हैं, तो मरने दो, फिर कमाल का वार हो गया जैसे पबजी में होते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अ रोबोट इज किलिंग ह्यूमन बीइंग इज अगेंस्ट वार एथिक्स, a robot is killing human being is against war ethics. Human dignity, war ethics पर काम, human dignity and value of human life, human dignity and value of human life। ठीक है, ये इसी कैसे हमने लिख दिया। अब इंडिया का क्या स्टेटस है, क्या इंडिया यूज कर रहा है? तो इंडिया का कहना है भाई देखो, जैसे कोई भी टैंक है, इंडिया का कहना है कि फाइनल कंट्रोल मतलब यूज़ तो जब सारे डेवलप्ड कंट्री यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी यूज़ करना होगा, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है फायर करने की वो किसके पास होनी चाहिए? कोई भी बम या मिसाइल या कुछ भी फायर करना है तो जो फाइनल अथॉरिटी है वो ह्यूमन के पास होनी चाहिए। हाँ, इंडिया का ये लॉजिक है कि आप कर सकते हैं यूज, लेकिन हेल्पर रोबोट जो वार फील्ड में सोल्जर की वार फाइटिंग कैपेसिटी को बढ़ा दें, लेकिन पूरा हम उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। जैसे कोई टैंक है तो टैंक में 3 सोल्जर लगते हैं, एक लोड करना, एक ऑफलोड करना, एक फायर करना, तो हम 2 रोबोट यूज कर सकते हैं उसमें। लोडिंग का काम किससे करवाएं? रोबोट से। ऑफलोडिंग का काम किससे करवाएं? रोबोट से। और फायर करने का काम इंसान मतलब सोल्जर खुद करेगा, राइट। तो आप लिखिए रोबोट कैन बी यूज्ड। इंडिया का स्टेटस ऑफ मतलब इंडिया क्या कहना चाह रहा है, तो आप इंडिया का क्रेडिट डाल के लिख लीजिए। Robot can be used as a helper robot in war field. Robot can be used as a helper robot in war field, and it can increase war fighting capacity. And it can increase war fighting capacity of a soldier. Robot can replace the tank and cannon crew. Robot can replace the tank and cannon crew for robot can replace the tank and cannon crew for loading and offloading purpose. For loading and offloading purpose. जैसे 3 लोग थे तो 2 लोग को साइड कर दो, 1 लोग केवल उसमें 1 सोल्जर रहेगा, 2 रोबोट रहेंगे, राइट। नेक्स्ट, many robots have been designed to detect the mines in the war field. Many robots have been designed to detect the mines in the war field. Robots can be helpful. हाँ, तो क्या है, वार फील्ड में माइन को डिटेक्ट करना। माइन नीचे बिछा दी जाती है, जमीन के नीचे, ठीक है, माइन बिछा दी गई, उस पर जैसे पैर पड़ेगा ब्लास्ट होगा बहुत तेज से और एक्सपायर हो जाएंगे। जितने भी उसकी चपेट में आएंगे सारे लोग एक्सपायर हो जाएंगे, है ना। तो माइन को डिटेक्ट करने के लिए हम रोबोट बना सकते हैं, जो वार फील्ड में जो माइंस बिछाई जाती हैं जमीन के अंदर, उनको डिटेक्ट कर सकें। तो उनको जब डिटेक्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, राइट। तो हम हेल्प एज ए हेल्पर रोबोट काम करा सकते हैं डिफेंस में। नेक्स्ट, रोबोट कैन बी हेल्पफुल फॉर सप्लाई इन द वार फील्ड
and it can help in the spine. Robot can be helpful for supplies in the war field and it can help in spine. ठीक है, तो जो भी वहाँ पे सप्लाई देनी है सोल्जर्स को, उसमें रोबोट का हम यूज़ कर सकते हैं और स्पाइन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, रोबोट कैन हेल्प द वुंडेड सोल्जर। नेक्स्ट, DRDO India has developed some robotic system for defense application. DRDO India has developed some robotic system for defense application. Example: mine detecting robot. Mine detecting robot. Bird like flying robot. पूरी मूवी में आपने देखा होगा ना, बर्ड लाइक फ्लाइंग रोबोट। क्या स्पाइन नहीं है? नेक्स्ट है दक्षा रोबोटिक सिस्टम। टू डिटेक्ट केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, दक्षा रोबोटिक सिस्टम टू डिटेक्ट केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन। तो ये रहा हमारा इश्यूज एंड कंसर्न्स में दिया गया, तो इंडिया का स्टेटस है ये भी हमने जान लिया है ना। अब अगला है हमारा एप्लीकेशन ऑफ रोबोट इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ रोबोट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अपने यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज में भी रोबोट नहीं होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में कुछ कुछ रोबोट यूज किए जाने लगे, है ना। तो आप लिख लीजिए, एग्रीकल्चरल रोबोट्स आर पॉपुलर इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल, ग्रीन सीकर सेंसर रोबोट। ग्रीन सीकर सेंसर रोबोट, ठीक है। ग्रीन सीकर सेंसर रोबोट, इसका क्या काम है? इट कैन एनालाइज, इसमें लिखिए, इट कैन एनालाइज इंडिविजुअल प्लांट इन अ ग्रीन हाउस। It can analyze individual plant in a greenhouse and can provide required amount of irrigation, fertilizers and pesticide. Can provide required amount of irrigation, fertilizers and pesticide. तो इसमें क्या है, इसमें सेंसर लगे हुए हैं, ग्रीन सीकर सेंसर, जिसमें नाम में सेंसर है। तो सेंसर क्या सेंस करेगा एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल प्लांट के लिए कि हाँ इसमें पानी की जरूरत है, इसमें पेस्टिसाइड की जरूरत है, इसमें फर्टिलाइजर की जरूरत है। तो ये केवल इंडिविजुअल प्लांट को ही देगा, जिसको जितनी जरूरत है उतना ही देगा, ज्यादा नहीं देगा, है ना। इससे बचत होगी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया यूज ऑफ एग्रीकल्चर रोबोट। इन इंडिया यूज ऑफ एग्रीकल्चर रोबोट is limited
at research level. Recently, a scientific from Andhra Pradesh has developed a robot AgriBot. क्या नाम है उसका? AgriBot. which can help Indian farmers in crop field. इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है और अभी प्रोटोटाइप बनाया गया है ना, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे है। फ्यूचर में ये आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है ना। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल रोबोट की बात करें ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या है? एग्रीकल्चर तो जो खेतों में काम करते हैं ना, फूड प्रोसेसिंग दूसरा होता है। रोबोट्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, अगला हम पढ़ेंगे रोबोट्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अगली हेडिंग कर लीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए, रोबोट्स आर इक्विप्ड विद एडवांस सेंसर्स and they can work in dangerous and hostile situation. Robots are equipped with advanced sensors and they can work in dangerous and hostile situations. That's why it can be used in disaster management. Example, Hyderabad Science Society has developed a small robotic system which can enter inside a wreckage of a collapsed building. To detect the person trapped inside. ठीक है, कोई भी कोलैप्स बिल्डिंग है, उसके अंदर ही घुस जाएगा और डिटेक्ट करेगा कि कौन सा बंदा है, कोई है बंदा या जिंदा है या मरा है। ठीक है, तो अगर जिंदा है तो उसको पहले बचाया जाएगा, मरने वाले को बाद में बचाया जाएगा। ये छोटा सा सांप के आकार का होगा जो रेके में भी घुस जाएगा, पतली से पतली जगह पाके वहाँ पे घुस जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन स्टार्टअप जेन रोबोटिक्स has developed a robot Bandicoot. Used for सीवर क्लीनिंग के लिए इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, सीवर क्लीनिंग मतलब उसमें जब मैनुअल लेबर जाता है तो कई बार वहीं गिर के मर जाता है, कई बार जहरीली गैस से उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो हर 3-4 महीने में एक खबर आती रहती है। लेकिन जब ये रोबोट अभी आने लगेगा तो सीवर क्लीनिंग इसके द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, तो जब इसके द्वारा सीवर क्लीनिंग कराई जाएगी तो ह्यूमन लाइफ को बचाया जा सकता है, ये ह्यूमन लाइफ को सेव करने का काम करेगा। ये उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि ये सीवर क्लीनिंग का काम करेगा। स्टार्टिंग में भी हमने बोला था जितने भी डेंजरस काम हो किसके द्वारा करवाए जाने चाहिए, रोबोट के द्वारा कराए जाने चाहिए। तो डर्टी एंड डेंजरस 3D वाला कॉन्सेप्ट जो बताया, तो डर्टी गंदा काम है ना ये सीवर क्लीनिंग, ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट में है। तो किसी गंदगी को साफ करेगा भाई, उसकी भी तो अपनी डिग्निटी है। तो ये रोबोट अच्छे से काम करेगा।
ठीक है, सीवर क्लीनिंग रोबोट लिख लिया था, उसके आगे ये इट इज बीइंग यूज्ड बाय मैनी स्टेट्स एंड सिटीज, मतलब ये बहुत सारी सिटीज में यूज किया जाता है ना, और जाना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्यू इयर्स बैक ब्लूफिन 21, ब्लूफिन 21 रोबोटिक सबमरीन वाज यूज्ड। रोबोटिक सबमरीन क्या है? रोबोटिक सबमरीन है। रोबोटिक सबमरीन वाज यूज्ड to recover the black box of crashed aircraft MS-370 of Malaysia. To recover the black box of crashed aircraft of MS-370 of Malaysia. Black box. तो ये सबमरीन, रोबोटिक सबमरीन थी कि अंदर जाके पता लगाती कि MS-370 का ब्लैक बॉक्स को रिकवर करनी थी। तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स एक डिवाइस होती है जो लगी होती है कहाँ पे? एयरक्राफ्ट में लगी होती है, ठीक है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर उसको बोलते हैं। उसमें सारा डेटा जो है रिकॉर्ड होता रहता है, क्या जो भी फ्लाइट का डेटा है वो रिकॉर्ड होता रहता है। कॉकपिट की उसमें वॉइस भी रिकॉर्ड होती है। तो जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है एयरक्राफ्ट का, तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर अगर मिल जाए तो हमें जो एक्सीडेंट है उसका असली रीज़न क्या था ये पता चल जाता है, राइट। तो अगर जब रीज़न पता चल जाएगा तो हम आगे आने वाले वो गलतियां नहीं दोहराएंगे, तो फ्यूचर में होने वाले एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। समझा गया? तो ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने की पूरी कोशिश की जाती है एक्सीडेंट होने के बाद में, एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होने के बाद में। तो ये ब्लूफिन 21 रोबोटिक सबमरीन थी जो ब्लैक बॉक्स का पता लगाने गई थी, लेकिन ब्लैक बॉक्स ने कनेक्शन छोड़ दिया इससे, तो ये नहीं ढूंढ पाई है। सिग्नल देना बंद कर दिया था ब्लैक बॉक्स ने, तो ये नहीं ढूंढ पाई। ब्लैक बॉक्स की डिज़ाइन ऐसी होती है कि वो आग में भी नहीं जलेगा और पानी में भी काफ़ी टाइम तक नहीं खराब होगा। लेकिन इस MS-370 वाले केस में इसने सिग्नल देना बंद कर दिया था, तो बाद में फिर ये नहीं ढूंढ पाई। ठीक है, अब कोई आदमी अगर वहाँ भेजा जाता तो दिक्कत की बात है ना, नीचे ज़मीन के अंदर, मतलब पानी के अंदर, ओशियन में भेजा जाएगा, डीप ओशियन में, तो दिक्कत होगी। तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट रोबोट का इस तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोबोट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। रोबोट्स इन, नेक्स्ट हेडिंग है रोबोट्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन देखिए, इसमें स्पेस इज होस्टाइल फॉर ह्यूमन लाइफ। स्पेस इज होस्टाइल फॉर ह्यूमन लाइफ, दैट्स व्हाई रोबोट्स आर यूज्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। Robots are used for space exploration. Full stop. Robots can give primary information about space. Robot can give primary information about space, planet and celestial bodies. About space, planet and celestial bodies, without putting human life in danger. Without putting human life in danger. Example. NASA has sent Curiosity robotic rover for exploration on Mars. NASA has sent
क्यूरोसिटी रोबोटिक रोवर फॉर एक्सप्लोरेशन ऑन मार्स। सेकंड पॉइंट, सेकंड एग्जांपल, इन चंद्रयान 2 मून वाला मिशन था ना इंडिया का, चंद्रयान 2 जो पार्शियली सक्सेसफुल था, फुली सक्सेसफुल नहीं था। जब स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो हम चंद्रयान 2 मिशन भी पढ़ेंगे, राइट। इन चंद्रयान 2 इंडिया का मिशन था, इसरो का। इन चंद्रयान 2 इसरो ट्राइड टू सॉफ्ट लैंड और रोबोटिक रोवर प्रज्ञान। रोवर मतलब एक व्हीकल होता है, ठीक है, व्हीकल रोवर। तो प्रज्ञान रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग कराया था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, क्रैश लैंडिंग हुई थी, राइट, क्रैश लैंडिंग हो पाई थी। जो हम गगनयान, जो हम ये पढ़ेंगे चंद्रयान 2, तो उसमें हम जानेंगे मून मिशन का मिशन अनसक्सेसफुल था, क्रैश लैंडिंग हुई थी। लेकिन अगला पॉइंट, इन गगनयान मिशन, ये अपकमिंग मिशन है इसरो का, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। पहली बार इसरो ह्यूमन को भेजेगा स्पेस में, ठीक है, कुछ स्टडीज करने के लिए भेजेगा। तो गगनयान मिशन में हमारे सिलेबस में है, वो भी हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, है ना। इन गगनयान मिशन बाय इसरो, व्योमित्रा रोबोट विल बी सेंट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये लेडी रोबोट होगा, लेडी रोबोट, गायनाइट रोबोट है, व्योमित्रा। व्योमित्रा रोबोट पहली बार भेजा जाएगा, क्योंकि हम ये इसरो की पहली स्पेस फ्लाइट होगी, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी, तो डायरेक्ट हम आदमी को नहीं भेज सकते ना। ये व्योमित्रा रोबोट ह्यूमनाइड में भी गायनाइट रोबोट है ना, मतलब ये लड़की की तरह दिखेगी, फीमेल। तो व्योमित्रा रोबोट ह्यूमनाइड रोबोट, तो पहली बार किसको भेजा जाएगा? पहली बार भेजा जाएगा व्योमित्रा रोबोट को, वापस आ जाएगा, दोबारा फिर से व्योमित्रा रोबोट भेजा जाएगा, फिर से वापस आएगा। इतनी स्टडी के बाद में तीसरे राउंड में ह्यूमन को भेजा जाएगा इसरो के द्वारा, राइट। तो डायरेक्ट हम अगर ह्यूमन को भेज दें तो लाइफ मतलब स्पेस में जान भी जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल प्रेशर, ऑक्सीजन और वापस आना, ये सब थोड़ा टफ टास्क होता है। तो पहले रोबोट को हम भेजेंगे, फिर बाद में हम किसको भेजेंगे, मतलब बाद में इसरो किसको भेजेगा, बाद में भेजेगा ह्यूमन को। तो ह्यूमन लाइफ बचाई जा सकती है इससे, राइट, समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ क्लास अच्छी लगी है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए, राइट। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।